नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं ज़हक तनवीर और आज हम बात करेंगे अगेन इनके साथ तो मैं हमेशा बहुत मिडल ईस्ट की बात करती हूँ और मैं ये इनको बहुत जानकारी रहती है कि कौन कंट्री क्या सोच रही है मिडल ईस्ट की और क्या चाहते हैं वो लोग। और इज़राइल तो आएगा ही उसमें भी, तो आज हम बात करेंगे पर उससे पहले हम बात करेंगे चार्ली कर्क की जस्ट फॉर 2 मिनट्स उसकी बात करते हैं हम लोग। हाय तनवीर। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस तो बढ़िया, आप कैसे? तो अब जी, मैं जी, बस आपसे ठीक है। सवाल पूछना चाहूँगी। चार्ली कर्क ने एक लिखा था, इस्लाम इज़ द स्वॉर्ड द लेफ्ट इज़ यूजिंग टू स्लिट द थ्रोट ऑफ अमेरिका। एंड एक किसी और ने लिखा है कि कम्युनिज़्म एंड लेफ्टिज़्म इज़ अ मेंटल इलनेस, नाउ इस्लामिज़्म हैज़ जॉइन्ड इट। आपके क्या विचार हैं इसके बारे बिल्कुल देखिए, जो चार्ली कर्क ने कहा है, ये गलत नहीं है। इस्लामिज़्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इस्लाम एक रिलिजन है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मुसलमानों को खुद ये पता नहीं है। जब मेरे साथ पिछले साल इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे मुसलमानों ने एक्सपोज़ ज़ाक तनवीर करके लिखा और लिखा कि देखो ये खुद लिखता है कि ये एंटी इस्लाम है। तो बहुत सारे लोग इस मसले में जाहिल हैं और खुद मुसलमानों को पता नहीं कि इस्लामिज़्म में और इस्लाम में फ़र्क क्या है। इस्लामिज़्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इस्लाम को एज़ अ ढाल, एज़ अ शील्ड इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। कहीं भी इस्लाम को घुसा देंगे, जैसे पाकिस्तानी हैं, क्रिकेटर्स हैं वहाँ के फ़िल्म स्टार्स हैं, हर चीज़ में इस्लाम को लेके आ जाएँगे। तो इस्लामिज़्म एक प्रॉब्लम है और इस चीज़ के अगेंस्ट हम खुद बोलते हैं। तो वेस्ट में मसला ये है कि वहाँ पे जितने मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिनिस्ट ये जितनी रैडिकल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, ये सब जाकर इस्लामिस्ट के साथ कोलैबोरेट होती हैं। अब चूँकि ये लोग इस्लामिस्ट के साथ कोलैबोरेट होती हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई साहब ये तो मुसलमान हैं, ये तो इस्लाम है, हेंस इस्लाम इज़ द प्रॉब्लम। उनको लगता है कि इस्लाम प्रॉब्लम है, मगर ऐसा नहीं होता। बल्कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट से मिलती-जुलती है। क्यों मिलती-जुलती है? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है, जिस तरह से इस्लामिस्ट ग्लोबल कैलिफेट मानता है और ग्लोबल कैलिफेट के लिए वो काम कर रहा होता है, उसका मकसद होता है कि ग्लोबल कैलिफेट को एस्टैब्लिश करें। ठीक उसी तरीके से कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका भी ग्लोबल कोalition होता है, ग्लोबल आइडियोलॉजिकल अलायंस इनका बना हुआ होता है। आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ कम्युनिस्ट वो चाइना के माओ के लिए वो बात कर रहा होता है, में? हाँ, माओ को याद कर रहा होता है। तो इनका एक ग्लोबल कनेक्शन है। तो जिस तरह से ये ग्लोबल है, उसी तरीके से इस्लामिस्ट ये भी ग्लोबल हैं। तो इनकी विचार जो मिलती हैं, बस इसी बुनियाद पे मिलती हैं। और ये प्रॉब्लम जो चार्ली कर्क ने कहा था कि ये जो है हमारे लिए अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है, अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि जहाँ भी ये दोनों का कोalition होता है, वहाँ पर एनार्की, डिस्ट्रक्शन और सिर्फ chaos क्रिएट होता है। ईरान के अंदर ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले लेफ्टिस्ट ने शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए, फिर इस्लामिस्ट आए, दोनों मिल गए, दोनों को लगा कि चलो दोनों मिल के जो है हम लोग इसका तख्ता-पलट करते हैं। तख्ता-पलट तो हो गया, जैसा तख्ता-पलट हुआ तो इस्लामिस्ट ने पावर गेन कर लिया और सारे लेफ्टिस्ट को मार-मार के उन्होंने भगाया और कत्ल किया, उनको इतना बुरा वहाँ पे मारा, बहुत बड़ा मैसेकर वहाँ पे 1988 तक इन्होंने तकरीबन 40,000 लोगों को मारा था। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ से। तो ये ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो जो वेस्ट में पॉलिटिकल पंडित्स हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी, इनको ये डिफरेंस पता नहीं है बिटवीन इस्लाम एंड इस्लामिज़्म। तो बहुत कम लोगों को ये डिफरेंस पता है। जो लोग ये डिफरेंस जानते हैं, वो लोग जो है इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। जो लोग ये प्रॉब्लम नहीं जानते, वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं दोनों के बीच में, हेंस दे गेट द टाइटल इस्लामोफोबिया। इनको चांस ही मिल जाता है। लेफ्ट को और फिर ये इख़वान को या मुस्लिम ब्रदरहुड को इनको चांस मिल जाता है कि देखो, देखो ये तो इस्लामोफोब है। हालाँकि वो इस्लामोफोब नहीं होता बल्कि वो इनकी इन हरकतों से डरा हुआ होता है कि कहीं ये पूरी सोसाइटी खराब ना कर दें। अब जैसे मैंने ज़ैक ये भी सुना है कि जैसे कि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी थी इट वाज़ डाइंग क्योंकि हर जगह आप देखो ना राइट विंग गवर्नमेंट ही आ रही थी और लोग लेफ्ट की आइडियोलॉजी को छोड़ रहे थे। तो उनको लगा कि अपने आप को रिवाइव करना है तो उन्होंने साथ में ये इस्लामिस्ट अपने साथ ले लिए एंड दे रिवाइव्ड बैक। यू थिंक सो? एग्ज़ैक्टली। और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, दोनों का एजेंडा सेम है। यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एटीट्यूड, एंटी गवर्नमेंट एटीट्यूड और एंटी कंजर्वेटिव एटीट्यूड। अब मुझे एक बात यहाँ समझ नहीं आती, बड़ा मतलब सरप्राइज़ होता है, ताज्जुब होता है
इंडिया में लोग जो है राइट विंग को विलेन की तरह देखते हैं और कहते हैं देखो देखो वो बंदा राइट विंग का है, मतलब राइट विंग मतलब एज ए विलन समझा जाता है। हालांकि राइट विंग कंजर्वेटिव होता है, वो मानता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म। तुम अपने धर्म पे चलो, मैं अपने धर्म पे चलता हूँ। अब इंडिया में जो मुसलमान है वो मुसलमान भी जो है ऑब्वियसली राइट विंग है। उनके नजरियात जो है या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी है वो राइट बल्कि अल्ट्रा राइट है, अगर आप देखें तो। मगर यहाँ पे वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं कम्युनिस्टों के साथ, लेफ्टिस्टों के साथ। अभी रिसेंटली एक जो इश्यू हुआ आपके जावेद अख्तर को लेकर, जावेद अख्तर वो कम्युनिस्ट हैं, ठीक है? अब वो कहीं मुशायरा अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय था, वहाँ पे शुमैल नदवी शायद, उन्होंने जावेद अख्तर को चैलेंज कर दिया कि भाई साहब हम आपके साथ डिबेट करेंगे गॉड के एग्जिस्टेंस पर। हालाँकि वो मुशायरा था, मुशायरे में गॉड के एग्जिस्टेंस पे डिबेट का क्या ताल्लुक था? मगर यहाँ पे आप देखिए कि किसी लेफ्टिस्ट ग्रुप ने, किसी लेफ्टिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन ने, किसी ने वो जो मुस्लिम लीडर रहे हैं शुमैल नदवी, उनके बारे में कुछ कहा हो, जावेद अख्तर के सपोर्ट में, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो इनका ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है और इनका ये जो सेलेक्टिव नज़रिया है, और फिर ये कहीं जो है इस्लामिस्ट के साथ मिल जाते हैं, कभी इस्लामिस्ट के खिलाफ हो जाते हैं, कभी जो है इनका मतलब द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो इनका जो चल रहा है ना, इनके लिए खुद ये खतरनाक चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी कन्फ्यूज़न है पूरे ऐसे लगता है ना पूरे वर्ल्ड में सुबह सोशल मीडिया खोलो, ऐसे लगता है कि हर जगह कहीं शांति ही नहीं है, अशांति है हर जगह। एवरीबॉडी इज़ फाइटिंग विद ईच अदर, एवरीबॉडी इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर्स व्यूज़, आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी हो रही है बहुत ज़्यादा। इट रियली गिव्स द कभी-कभी तो मन करता है ट्विटर से निकल जाओ, उसके पास पॉसिबल नहीं है, अब तो एडिक्शन हो गई है। अच्छा ज़ैक नाउ लेट्स टॉक अबाउट इज़राइल ओके। ना मैंने फिर मैं ना क्या करती हूँ अपने हमारा एक ग्रुप है उसमें लिख देती हूँ कि मैं इसके साथ पर्सनालिटी के साथ बात कर रही हूँ तो फिर वो लोग क्वेश्चंस देते हैं अपने-अपने। तो मैंने उनको अपने उसमें बना के करा है तो मेरे को पहले एक क्वेश्चन आया था, डिड इज़राइल जस्ट एक्सपैंड इट्स वॉर फ्रंट बाय अटैकिंग हमास लीडर्स इन कतर एंड डज़ दिस अमाउंट टू वायलेटिंग अनदर कंट्रीज़ सॉवरेनिटी? जी, तो आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर जवाब दूँ या एक और क्वेश्चन भी आपका? नहीं यही है एंड मतलब इस इससे आप बताइए कि इतना बताइए कि क्या ये दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं है? देखिए, ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान हुँ, के अंदर। अंदर घुसा कौन? अमेरिका, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे सॉवरेनिटी का जो है सवाल नहीं उठता है, ठीक है? तालिबान को पकड़ने के लिए, मुल्ला उमर को पकड़ने के लिए पूरा अमेरिकन कोएलिशन अंदर घुस जाता है अफ़गानिस्तान के, तो यहाँ पर जो है सॉवरेनिटी का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, और आप देखिए यमन के अंदर सऊदी कोएलिशन फ़ोर्स घुसता है हुतीज़ को मारने के लिए। तो यहाँ कोई सवाल नहीं उठाता कि देखो ये जो है सॉवरेनिटी का इश्यू है, यमन के सॉवरेनिटी का इश्यू है। इवन फ्रांस अब माली में घुस गया था। जी, फ्रांस माली में घुस गया था। तो ये अब मन-मर्ज़ी इनको जहाँ घुसना है घुस जाते हैं, ठीक है? मगर कोई कंट्री है जिसकी औरतों और बच्चों को उठा लिया गया, किडनैप किया गया, मारा गया उनको, उनको पूरी दुनिया के सामने बेइज़्ज़त किया गया, तो ऑब्वियसली वो कंट्री चाहेगा कि वो बदला लें। और आप इज़राइल की हिस्ट्री देखिए, आप एडोल्फ एश्मिन को जो उन्होंने बोनायरस अर्जेंटीना से पकड़ के लाए थे, उतनी दूर से ये लोग किडनैप करके इज़राइल लाए और यहाँ पर लाकर उन्होंने जो है उसको फांसी दी थी। ठीक है? क्योंकि वो अडॉल्फ हिटलर के साथ मिलके उसने बहुत सारे यहूदियों को मारा था। तो बात क्या है कि ये अगर कंट्री अपनी सोवेरेनिटी के लिए लड़ रहा है, अपने एक्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, देखिए उसका कोई एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा नहीं है। वो अपने खुद के एक्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। तो इसके ऊपर सवाल उठता है कि भैया आप दूसरों की सोवेरेनिटी को डिमोलिश करके आप उस कंट्री के अंदर घुस रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि वो कंट्री ने ऐसे टेररिस्ट को पनाही क्यों दी है? वही मेरा भाई वो नेक्स्ट वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या जो आपने बात बोली है उसके लिए कि जब अमेरिका करता है, फ्रांस करता है, यूके करता है तो वो काउंटर टेररिज्म के लिए कर रहा है और इसके लिए यहाँ पे दे आर क्वेश्चनिंग इज़राइल। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कतर ने नोइंगली प्रोवाइड करी थी हमास लीडर को मतलब दे गेव अ सेफ हेवन टू हमास लीडर्स और वाज़ इट प्लेइंग अ न्यूट्रल मीडिएटर रोल? क्या था? अ, कतरी प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू लिया था कार्सन ने, कार्सन टकर कार्स्टन ने मेरे ख्याल से उसने इंटरव्यू लिया था।
उस इंटरव्यू में कतरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई ये हम सब जो है अमेरिका के कहने पे करते हैं। उसने एडमिट की है ये बात। और रिसेंटली अहमद अल फवाद करके एक पैलेस्टीनियन एनालिस्ट है, इसने ट्वीट किया था कि मैं जब भी कतरियों से पूछता हूँ कि आप लोग ये हमास को या तालिबान को क्यों सपोर्ट करते हो या क्यों इनके ऑफिसेस खोल के आपने रखे हुए हैं, तो कतरियों का जवाब यही आता है कि अमेरिका और इज़राइल के बोलने पर हम ये सब करते हैं। तो कतर का मसला ऐसा है, कतर अब आप यूँ समझिए कि इंडिया में हम लोग जैसे बोलते हैं ना ढोल, यानी कि हर कोई आता है बजा के चला जाता है। हाँ? तो 23 जून को जो है ईरान आता है, ईरान आके उसके ऊपर मिसाइल मार के चला जाता है। 9 सितंबर को इज़राइल आता है, इज़राइल आके स्ट्राइक करके चला जाता है। तो फिर इनका खुद मतलब इनका खुद का इमेज नहीं है, इनकी खुद की मतलब एक्जिस्टेंस क्या है? मतलब ये तो शर्म वाली बात है कि कभी कोई आ रहा है मार के निकल रहा है, कभी कोई आ रहा है मार के निकल रहा है। अच्छा, इज़राइल मारने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रम्प उसको बोलता है कि भई ये आखिरी बार है, अगली बार नहीं होगा। तो आप सोचिए कि किस तरह का ये कंट्री है कतर। छोटा-सा है, अल जज़ीरा को कंट्रोल कर रहा है। अब कतर कहता है कि भई ये हमारी सोवेरेनिटी का इश्यू है, इज़राइल हमारे पास इंट्रूड कर गया। इंडिया के बहुत सारे ऐसे इंटरनल इश्यूज़ पर अल जज़ीरा कवरेज करता है। तो ये तुम दूसरों के कंट्री के अंदर घुसते हो, मीडिया नैरेटिव चलाते हो, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हो और उल्टे-सीधे जो है तुम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इंडिया के अगेंस्ट में चलाते हो। तो यहाँ पे इनको ये नहीं दिखता। अब वही चीज़ अगर इनके ऊपर हो जाए तो फिर ये जो है पूरी दुनिया के सामने रोते हैं कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो गया है। वो तो इनकी पुरानी आदत है, विक्टिम कार्ड तो हाँ। खिलवा लो इनसे जितना खिलवाना। अच्छा, अब आप ये बताओ कि ये ऐसे टेरर किसी ने क्वेश्चन भेजा है, डज असैसिनेटिंग पॉलिटिकल और टेरर लीडर्स अब्रॉड स्ट्रेंथन इंटरनेशनल सिक्योरिटी? और ये लॉलेसनेस लाएगी हिट जॉब अक्रॉस बॉर्डर्स है, मतलब कि आप कर सकते हो हिट जॉब अक्रॉस बॉर्डर। ये एक पैटर्न नो, नो। एक पैटर्न बन जाएगा क्या ये? नहीं, पैटर्न बनने की बात नहीं है। एक्चुअली काउंटर टेररिज्म में डिकैपिटेशन वाला एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें यही होता है कि जब आप सारे तरतीब यूज़ कर लेते हो, नेगोशिएशंस और डिस्कशन, डायलॉग, अब 56 चीज़ें आपने ट्राई कर ली, कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ होता है, वो है डिकैपिटेशन, कि आप सीधा जाओगे और जो भी टेरर हेड होगा उसको मार दोगे। यही आपके पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिसॉर्ट होगा। इससे क्या होगा कि उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। आप 2-4 इधर-उधर के लो लेवल बंदे मार दो या फिर पॉन जो होते हैं उनको उड़ा दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप सीधे क्वीन को उड़ा दो, आप सीधे बिशप को मार दो, जैसे चेस में होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है टेररिस्ट और टेररिस्ट कैंप्स का। तो डिकैपिटेशन एक चीज़ है और ये सिर्फ़ इज़राइल ही नहीं बल्कि ये अमेरिका खुद करता आया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में कितने डिकैपिटेशंस नहीं हुए हैं। ओबामा ने ड्रोन्स चलाए पाकिस्तान के अंदर। उस टाइम पे मेरे ख़्याल से क्या नाम था उनका, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे यमन के, वो अपने बेटे के साथ जो है यमन के अंदर थे, अमेरिकन स्कॉलर थे, तो उनको मार दिया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो डिकैपिटेशन तो इनकी पुरानी हिस्ट्री रही है। तो अमेरिका अपने सिक्योरिटी के लिए करता है और दूसरा अगर कोई करता है तो फिर जो है लोग सवाल उठाते हैं। तो देखिए ये चीज़ है और आप पाकिस्तान, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इज़राइल इस तरह से कर रहा है, गलत है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। सऊदी अरब से, बहरीन से ये लोग जो है बंदे उठा के लेके चले जाते हैं। जो डिसिडेंट्स होते हैं, ये वहाँ तक जाके उनको उठा के लेके आते हैं। तो हर कोई अपनी-अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है और इज़राइल भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। अच्छा, अब ये आपको नहीं लगता कि यूएन शुड स्टेप इन? पर यूएन तो बहुत पावरलेस लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है इज़राइल के आगे तो इज़राइल तो यूएन की कोई बात ही नहीं सुनता। दे तो रियली वो उनको ऐसे मतलब उनकी कोई भी बात को ना बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। यूएन बहुत वीक है क्या हमारा? यूएन की लॉबी जो है ऑब्वियसली बहुत वीक रही है, पावरलेस, एक टूथलेस रहा है यूएन। और आप देखेंगे कि यूएन ने प्रपोज़ किया था बहुत पहले 1940s 50s में ही कि फ़लस्तीनियों से कहा था कि आप ये लैंड ले लीजिए, ये इज़राइल की है। दोनों को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, बोला कि आप अपने-अपने हिसाब से रहिए, विल फंड बोथ ऑफ यू और आप अपने-अपने हिसाब से तरक्की करिए। मगर पैलेस्टीनियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पर और अभी तक वो लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। तो आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए, जब लोग जो है जब सुनना होता है, जब सुनते हैं, जब सुनना नहीं होता है, नहीं सुनते हैं। तो उस टाइम पे पैलेस्टीनियंस ने रिजेक्ट किया था, अब इज़राइल नहीं सुन रहा है। अब इज़राइल का भी ऐसा है कि ये इनके एक्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। अगर इनको खत्म कर दिया जाए तो फिर अगले 2000-3000 साल तक फिर कोई नहीं उठेगा। तो दिस इज़ द चैलेंज और इस चैलेंज को वो लोग फेस कर रहे हैं।
अब इससे ये जो इज़राइल ने करा, इससे कतर और इज़राइल के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? और जो यूएस है, उसका तो लार्जेस्ट मिलिट्री बेस उस रीजन में तो कतर में ही है। तो और जो रूमर्स उड़ रहे हैं वो कह रहे हैं इसमें कतर, यूएस ने सबने हेल्प करी है इज़राइल की टू किल दीज़ हमास लीडर्स। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि कतर में और इज़राइल में अभी भी नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है। इनके बीच में नहीं है अभी नॉर्मलाइज़ेशन। बीच-बीच में हुआ था, जैसे फीफा था, तो फीफा में इन्होंने स्पेशल वीज़ाज़ दिए थे इज़राइली एथलीट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा इनका कोई मतलब नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है। अब रही बात दूसरी कि क्या कतर ने ही इनको हेल्प की है, ये बात पहले भी आई थी। आपको याद होगा 2022-23 में कासिम सुलेमानी को मारा था, जो ईरान का मिलिट्री जनरल था कासिम सुलेमानी। उसके साथ मेहदी अल-मुहंदिस था, उसको भी मारा था, जो इराकी मिलिट्री जनरल था। तो उस टाइम पे काफ़ी बात फ़ेमस हुई थी कि जो फ्लाइट्स उड़े थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट टर्म में, ये सारे फ्लाइट्स जो है यहीं से उड़े थे। नहीं, 22-23 की बात नहीं, मेरे ख़्याल से 2019-2020 की बात है ये। तो ये फ्लाइट जो उड़े थे, ये कतर से ही उड़े थे, अल उबैद एयरबेस से। और सारे जीपीएस लोकेशंस, सारे डिटेल्स, सारी इंटेलिजेंस जो है वो कतर ने ही दी थी, कासिम सुलेमानी और मुहंदिस को मारने के लिए। और सेकंड डे फिर कतर पहुँच गया ईरान उनको पुरसा देने के लिए, कंडोलेंसेस देने के लिए कि भाई आपके साथ जो हुआ है वो बुरा हुआ है। तो बेस देने वाला वही था और कोऑर्डिनेट्स देने वाला वही था। यही नहीं बल्कि इराक वॉर भी जब हुई थी 2003 में, तो उस टाइम पर भी कतर ने ही अपना एयर बेस दिया था अमेरिका को इराक पर अटैक करने के लिए। और टर्की, तैयब उर्दुगान उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था, उसने टर्की का एयर बेस दिया था अटैक करने के लिए इराक के ऊपर। तो इनका मसला ऐसा है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स जैसे बोलते हैं ना, कि थाली का बैगन, मतलब आप इधर भी रहोगे, आप उधर भी रहोगे, आप ईरान के साथ भी आप हमदर्दी जता रहे हो, फिर एट द सेम टाइम आप कोऑर्डिनेट्स भी दे रहे हो, आप इंटेलिजेंस शेयर भी कर रहे हो, आप एयरप्लेन्स के लिए आप तेल भी वहीं से भर रहे हो और फिर वहीं से जा रहे हो मारने के लिए। तो ये कतर की पुरानी पुरानी बात है और ये भी पॉसिबल है जो अभी हुआ है कि कतर ने ही सारे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, कतर ने ही सारा कोऑर्डिनेशन किया होगा अमेरिका और इज़राइल के साथ। नहीं तो ये अगर कहते हैं इज़राइल के अगर प्लेन्स अंदर गए हैं, तो कैसे जा सकते हैं विदाउट कतर्स? 12 कितने गए हैं अंदर? कैसे पहुँचे हैं वो? 12 एक्सप्लोजन? 12 प्लेसेस पे इन्होंने अटैक किया है। हाँ, 12 प्लेसेस पे इन्होंने तकरीबन अटैक किया है और ऑब्वियसली फ्लाइट्स ऐसे कहीं से भी उड़ के आ जाएँ और फिर आकर जो है अटैक कर दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। जो ईरान ने भी जो मिसाइल मारे थे जून 23 को, कतर ने बोला था कि ईरान ने हमको पहले ही बोल दिया था कि हम मिसाइल मारने वाले हैं। तो ईरान ने बोल के मिसाइल मारे ताकि वहाँ पर जितने अमेरिकी फ़ौजी थे और जितने वहाँ पे खुद के कतरी लोग थे, वो इवैक्यूएट कर चुके थे, जब ईरान के मिसाइल वहाँ पे आए। तो ये सारा मतलब गेम प्लान ऐसा है, कतर आप यूँ समझिए कि अम, बेसलेस है एकदम, कि कभी अमेरिका इसको आगे खेल लेता है, कभी मिडल ईस्ट इनको खेल लेता है। मतलब सीआईए का एटीएम ये कतर बना हुआ है। सीरिया में जिहादियों को सपोर्ट करना है या फिर कहीं पे अपराइज़िंग करवानी है। यही तो वजह थी कि 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट यूएई ने कतर को बॉयकॉट कर दिया था। उसका रीज़न यही बहुत बड़ा रीज़न ये था कि कतर बिकेम द टूल ऑफ सीआईए। सीआईए के थ्रू जितना पैसा था ना मिडल ईस्ट के अंदर अपराइजिंग करवाने के लिए, वो कतर के थ्रू ही हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने इसको बंद किया और सेकंड चीज़ अल जज़ीरा, जितने अपराइजिंग्स हो रहे थे, सारे अपराइजिंग्स को अल जज़ीरा एम्प्लीफाई कर रहा था। तो कतर का रोल बहुत डुअल रहा है। कतर का कोई बेस ही नहीं है। अब ये अलग बात है कि इंडिया के साथ इसके अच्छे रिलेशंस हैं, एनर्जी डीलिंग्स हमारे दरमियान में चलती हैं इंडिया और कतर के बीच में। एक अलग चीज़ है और ज़्यादा इंडियंस इस चीज़ में खुल के बोलते भी नहीं है, मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो कतर कतर किसी का दोस्त नहीं है। पर ये जो इज़राइल ने किया है इससे ये नहीं मैसेज नहीं जाएगा बाकी कंट्रीज़ को भी और हमास को भी और ईरान को, ये सबको कि आप यू स्टॉप फंडिंग द टेररिस्ट लाइक स्पेशली द हमास जो इज़राइलीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो एक मैसेज नहीं जाएगा कि अगर आप ये करोगे, जो नेतन्याहू ने तो बोला है कि अगर आप नहीं, ये इफ यू डोंट स्टॉप देन वील एंटर योर कंट्री एंड अटैक। तो इस बिल्कुल दे वांट देखिए, आप कितने जितने लोग थे ना जब अक्टूबर 7th का अटैक हुआ था, तो जितने लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें से मैक्सिमम लोग मारे गए। अभी देखिए आप, हिज़्बुल्लाह का टॉप लीडर मारा गया, हसन नसरल्लाह, ठीक है? सेकंड आप देखिए यहाँ पे
ईरान के बड़े-बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स उड़ा दिए गए, ठीक है? यमन का हूती लीडर मारा गया, हुँ? और इसी तरीके से अभी जो हमने देखा कि पिछली बार इस्माइल हनिया, अभी खालिद मशाल और ये खलील अल-हैया, इन सबको मतलब इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। जहाँ भी हो सकता है, अगर ये पाताल लोक में भी होंगे, तो ये पाताल में घुस के उनको जाके पकड़ के मारेंगे। तो ये इज़राइली स्ट्रैटेजी है और पर इज़राइल इस चीज़ के लिए are these countries getting a message कि stop funding the terrorist or Israel will attack? ऑब्वियसली इसमें बहुत क्लियर कट मैसेज इन्होंने दिया है इनको, कि अगली बार अगर तुम इस तरह से कुछ करोगे तो भले हमको 4 साल लगे, 5 साल लगे मगर हम एक-एक को ढूँढेंगे और ढूँढ के इनको मारेंगे। ये मैसेज तो है और इसमें अरब कंट्रीज़ भी जो लॉबी चलाती हैं, इतनी मतलब बेकार लॉबी इनकी चलती है। 2 मिलियन गाज़ा के लोगों को ने बंद करके रखा है। अरे अरब कितनी बड़ी लैंड है, आप उनको हिजरत करवा दो, अपने कंट्री में लाके उनको इज़्ज़त से रखो, नहीं रखते, उनको वहीं पे रखेंगे, मरने के लिए छोड़ेंगे। 2 तरफ से ये फँसे रहेंगे, एक तरफ से हमास है, दूसरी तरफ से इज़राइल फोर्सेस। तो ये इनकी भी गलती है, इनको भी ये चीज़ समझना चाहिए। और इन्होंने तो वोट किया था इनके लिए। हाँ, इन्होंने तो वोट किया था, फिर उन्होंने बोला था कि गाज़ा को इवैक्यूएट कर दिए। 2005 में इज़राइल ने गाज़ा इवैक्यूएट भी कर दिया था, मगर फाइनली हुआ क्या? कुछ नहीं। फिर आप वही देखिए, वही मारा-मारी, वही फिर वहीं से आपस में फ़लस्तीनी लड़ना शुरू कर दिए, एक-दूसरे को मार रहे हैं, फिर एक-दूसरे को मार रहे हैं, फिर वहीं से फिर इज़राइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फिर वापस इज़राइल इन्वॉल्व हो गया। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है और ये जानबूझ के साइकिल को चलाया जाता है और इसमें जो लोग हैं ना, आम तौर पे लोग मारे जाते हैं और हम जैसे लोग जो 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर बैठे हुए लोग हैं, हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। हमको लगता है यार मासूम लोग मर रहे हैं, इनको खाने के लिए खाना नहीं है। रिसेंटली एक व्लॉगर ने वीडियो बनाया, जितना फूड एड जाता है, हमास वो सारा फूड एड लेकर बेचता है, दुकान लगाकर। तो उसने पूरी सारी दुकानों की वीडियो लेके बताया कि देखो, ये कहते हैं कि यहाँ पे फूड स्केर्सिटी चल रही है, फूड शॉर्टेज है, ये तो खाना जो आ रहा है इनको ये लेके ये तो बेच रहे हैं यहाँ पे खाना। तो क्या बताएँ पायल जी, ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री बनी हुई है और इन इस इंडस्ट्री में हर एक के हाथ हैं। इतना पैसा है इसमें, सभी लोग कमा जी, बिल्कुल। आप ये पैलेस्टीनियंस कभी नहीं पूछते कि हमास के जो लीडर्स हैं, जो वो इतनी कंफर्टेबली दे लिविंग इन कतर और इनको यहाँ सड़ा कर पूछते नहीं है कि डरते हैं पूछने में? डरते हैं, डरते हैं। कई फ़लस्तीनी से मैंने भी पूछा पर्सनली, अमेरिका में मिले थे, तो वो या तो अगर वहाँ से निकल जाएँ तो खुल के बोलेंगे, मगर वहाँ पे अगर रहते हैं तो वो खुल के नहीं बोल सकते। रिसेंटली एक वीडियो भी आया था, कुछ फ़लस्तीनियों ने हमास के अगेंस्ट बोला था, तो हमास ने उनको रोड पे लाके नंगा करके मारा था, कपड़े उतार के। तो दादागिरी है, गुंडागर्दी है, जंगल राज है, क्या कर सकते हैं? आप अपने बीवी-बच्चों का देखेंगे, आप चुपचाप बैठ जाएँगे, यार छोड़ो क्या बोलें? क्योंकि इनके पीछे तो पूरी दुनिया खड़ी है, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, 1-1 मिलियन के लोग इनके लिए प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके मुंबई में, दिल्ली में और हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो रहा होता है हमास के सपोर्ट में। कहेंगे नहीं, नहीं हम हमास के लिए नहीं कर रहे हैं, मगर करेंगे हमास के सपोर्ट में। जब पूरी दुनिया के जाहिल इनके पीछे ठहरे हैं, तो बेचारा फ़लस्तीनी क्या करेगा? चुप ही रहेगा वहाँ पे। इज़ इट ट्रू कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बुक पढ़ी थी मैंने, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि ओसामा बिन लादेन से जब बोला गया कि तुमने अमेरिका पे ऐसे-ऐसे अटैक किया, उससे तो मुसलमानों का इतना नाम खराब हुआ, इस्लाम का नाम खराब हुआ। ही सेड पर जितने मैंने मुसलमान रेडिकलाइज़ कर दिए उसके बाद, जितनों को मैंने इस लड़ाई में डाल दिया, अगर मैं वो नहीं करता, तो जितनी इनको हेट्रेड मिलेगी उतना ये लोग रेडिकलाइज़ होंगे और जाके इस्लाम पे हर जगह जाके इस्लाम फैलाएँगे। इज़ इट ट्रू? उसने वो इसीलिए अटैक किया था उसने। बहुत लोगों का सपोर्ट मिला ना इसको, नहीं, मुसलमानों ने सपोर्ट किया ओसामा बिन लादेन के अटैक मसला क्या है ना कि जब इस तरह के टेररिस्ट अटैक होता है, तो मुसलमान सबसे पहले जो है सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड स्टेज क्या होता है, जब देखते हैं कि पूरी दुनिया थू-थू कर रही होती है, तो फिर बैक ऑफ हो जाएँगे। फिर कहेंगे कि नहीं, 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 हमने नहीं किया, ये उसामा बिन लादेन ने नहीं किया, ये उसामा बिन लादेन खुद सीआईए का बंदा था और को। हाँ, सीआईए ने खुद इसको सपोर्ट किया है। मैंने ये तो इनसाइड जॉब कश्मीर था, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हुँ। नहीं, मैंने कश्मीर में तो सुना है ज्यूज़ ने करवाया। जैसे बॉम्बे का अटैक हाफ़िज़ सईद ने नहीं कराया, पाकिस्तान ने नहीं कराया, आरएसएस ने कराया। ये सेकंड स्टेज यही आरएसएस होती है। एब्सोल्यूटली राइट ज़ैक, यू ये हर जगह एब्सोल्यूटली का पैटर्न है। आपको बताऊँ मैं कि मैक्स अब्राहम्स ने पूरा इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा है।
इस साइकोलॉजी के ऊपर। उसने बताया कि पहले तो करते हैं, फिर उसके बाद जो है गेज करते हैं, देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है, पब्लिक कैसे देख रही है इस चीज़ को। आर दे ग्लोरीफाइंग इट, आर दे कंडेमिंग इट? जब देखेंगे कि लोग कंडेम कर रहे हैं और चारों तरफ से जो है कंडेमनेशंस आ रहे हैं, तो फिर वो बैक ऑफ करेंगे। जैसे टीआरएफ ने, ये रेजिस्टेंस फोर्स ने किया, पहले क्लेम किया, फिर उसके बाद जैसे उन्होंने देखा कि रिएक्शन आ रहा है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो इंटरनल ऑडिट का कुछ प्रॉब्लम था, वो जो है सोशल मीडिया पे आ गया था, वो हमने नहीं किया, ये इंडिया ने खुद जो है करवाया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मोदी ने करवाया बिहार इलेक्शन के लिए। मोदी ने करवाया बिहार इलेक्शन के लिए। तो इस तरह की जो है बातें, उस टाइम पे क्या चल रहा था, पुलवामा का हुआ था, तो उस टाइम पे भी बोला था, अरे 2019 के इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो मोदी ने करवाया है पुलवामा, ये इनसाइड जॉब है। आपको पता है, ये नैरेटिव शुरू होता ही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक स्ट्रैटेजी है, जो शुरू उधर से होती है, और आपके जाकिर नगर में बैठे या हैदराबाद में चार मीनार के पास बैठे हुए, या फिर कश्मीर में जो है बारामूला में बैठे हुए बंदे चाय पर वो चर्चा कर रहे होते हैं, सेम नैरेटिव। तो एक ये बात पैटर्न। है, ये रियलिटी है, ये पैटर्न है, कॉमन पैटर्न है। पर आपको मैं बताऊँ, 2001 की बात बता रहा हूँ आपको। 2001 में जब 9/11 हुआ था, तो मैंने मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, हैदराबाद में एक दुकान थी, किराना जो होती है ना, आप क्या कहेंगे उसको, जो किराने की दुकान, हाँ, राशन ग्रोसरी की स्टोर दुकान। होती है, हाँ। किराने की दुकान, राशन की दुकान। अरे उसकी दीवार पे लिखा था, डोंट वरी उसामा बिन लादेन, वी आर विथ यू। आप बताओ, हैदराबाद में बैठ के आप बोल रहे हो डोंट वरी उसामा बिन लादेन, वी आर विथ यू। तो अगर एक बंदे ने तो यहाँ तक मुझे कहा था कि अच्छा, तायब्बू ने क्या मज़ाक, क्या कहा उसने, तायब्बू ने बुश बुश को मारा है। उसने कुछ इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। मैंने कहा तायब्बू कौन बोलता है? उसामा बिन लादेन। तो उस टाइम पे लोग जो है बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को। फ़लस्तीन में तो मिठाइयाँ बँटी थी। हाँ। मगर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, अमेरिका रिटेलिएशन करना शुरू किया, तो कहने लगे, "अरे रे रे! ये पूरा इनसाइड जॉब था, वो बुश ने खुद करवाया, वो 9/11 के टावर्स के अंदर पहले से बम लगे हुए थे, वो गिराए गए, वो फ्लाइट ऐसे हुआ, वो पह उस दिन 3000 यहूदी गायब थे, और वो यहूदियों को पहले से पता चल गया था, वहाँ पे कुछ यहूदी सेलिब्रेट भी कर रहे थे। हाँ। ये सारा इज़राइल का खेल है, ये है, वो है।" मतलब ऐसा डिनाई करेंगे, एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि भई हाँ, ये रेडिकलाइज़ेशन का प्रॉब्लम हमारे पास है, वी हैव टू एड्रेस इट। ये नहीं बोलेंगे, उसने किया, इसने किया, इसने किया, उसने किया। 4 तरफ जो है ये इल्ज़ाम थोप देंगे, और फिर खुद निकल जाएँगे। और फिर खुद कहाँ जाके बैठेंगे? खुद जाके बैठेंगे अमेरिका में, अपनी बेटी को वहीं ब्याएँगे, वहीं शादी करेंगे, दामाद वहाँ का होगा, ग्रीन कार्ड होल्डर, और कनाडा में अपने बच्चे को सेट करेंगे, अपनी बच्ची को, एक बच्ची को यूके में सेट करेंगे, और फिर अपनी लाइफ़ टनाटन सेट एकदम। मगर दूसरों को बोलेंगे कि नहीं, ये सब जो है यहूदी की चाल है, मोदी की चाल है, अमेरिका की चाल है, इज़राइल की चाल है। क्या बताएँ, ये मतलब मैं तो पक गया हूँ ये चीज़ें देख-देख के। अच्छा, अब लास्ट एक क्वेश्चन ज़रा ब्रीफ में बताइए, आपको क्या लगता है ये इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है, आपको नहीं लगता कि जैसे इज़राइल तो अपने दुश्मनों को निकाल-निकाल के कैसे मारती है या उनके अगेंस्ट भी कुछ तो आपको लगता है इंडिया कमज़ोर है? मतलब इंडिया कैन नेवर बी इज़राइल ना, एंड नेतन्याहू जैसे लीडर नहीं है हमारे पास। क्या हाँ, कम बिल्कुल, क्या कंपल्शन है इंडिया को? नहीं, इंडिया को, मेरा अगर पर्सनल व्यू देखा जाए, तो इंडिया को बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अवॉइड करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेट करता है, वो आर्ट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इन्हीं चैनल्स के थ्रू वो इन्फिल्ट्रेट करता है। आपको क्या लगता है, ये जो क्लीन शेवन, हैंडसम लुकिंग बॉयज़ ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? ये रेडिकलाइज़्ड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हर ये दाढ़ी वाले रेडिकलाइज़ होते हैं। दाढ़ी वाले तो ऊपर बैठे हैं। तो नीचे जो जो इस्तेमाल होते हैं ना लोग, जो जिनको ये लोग यूज़ करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, वो सब ये क्लीन शेवन लोग ही होते हैं। तो इंडिया को चाहिए कि ऐसे लोगों से बिल्कुल, मतलब इनको बॉयकॉट करे, इनके ऊपर सैंक्शंस लगवाएँ। आपने सही कहा है कि इंडिया कैन नेवर बी इज़राइल, क्योंकि इज़राइल का एक अलग स्टेटस है, उसका एक अलग मतलब इंडिया बहुत टाइम से सोशलिस्ट कंट्री रहा है, यहाँ पे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है। इवन इनसाइड इंडिया अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जो लेफ्ट लीनिंग हैं, जो ईरान लीनिंग हैं, जो एंटी इज़राइल है। आप देखिए, इंडिया ने इज़राइल को 92, 93 में या 95 में रिकॉग्नाइज़ किया। तो इंडिया वो स्ट्रैटेजी या वो या अप्रोच से नहीं जा सकता जिस तरह से इज़राइल जाता है। नहीं, पर ये वाला डिसीज़न तो इंडिया ले सकता है ना कि नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ मैच। अभी पहलगाम हुआ है, अभी हमारे और सोल्जर्स भी मारे गए हैं। आई डोंट नो,
क्या करें आई डोंट इतना नो, ये मतलब मुझे भी लगता है कि इंडिया इस मामलों में बहुत मतलब कमज़ोर पड़ जाता है। बहुत वीक है, हाँ। स्ट्रांगली नहीं बोल सकता कि भाई हम नहीं खेलेंगे, जाओ। एंड ज़हाक आपने एक और चीज़ नोटिस करी है? वैसे राहुल गांधी हर चीज़ जो हो रही होती है मोदी गवर्नमेंट के अंडर उसको अपोज़ करते हैं। इसके लिए एक पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा, दैट मीन्स सारे पॉलिटिशियंस का पैसा लगा बीसीसीआई में क्या? ये नोटिस करने वाली बात है, मैंने तो नोटिस नहीं किया है, अगर आप बोले हैं बिल्कुल तो मैं एक भी नोटिस करता हूँ इस एक बारे भी पॉलिटिशियन आके नहीं बोल रहा है आगे आके कि आप मत खेलो पाकिस्तान के साथ। या इनका हाँ। पाकिस्तान के साथ कुछ रिश्ता है, या इन लोगों का वहाँ पे जैसे ट्रम्प का क्रिप्टो का है शायद इन लोगों का भी कुछ हवाला या कुछ-कुछ पता नहीं देखिए, क्या है। ये सिर्फ़ आज इसमें क्रिकेट ही नहीं कोई है, आप पॉलिटिशियन इनफैक्ट आप बॉलीवुड में भी देखिए ऐसा ही प्रॉब्लम है। आपने देखा पहलगाम के बाद कितने बॉलीवुड एक्टर्स ने खुल के बोला है? नहीं बोलते क्योंकि इनके फैन्स वहाँ पे हैं, इनकी मूवीज़ वहाँ चलती हैं। तो नेशन फर्स्ट बोलने के लिए तो ठीक लगता है हम लोगों को, मगर इन प्रैक्टिस जब लाना होता है तो हम लोग बहुत कमज़ोर हैं इस चीज़ में। बातें करवा लो हमसे जितनी करनी। हाँ। चलिए थैंक यू सो मच ज़ैक, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।